Hi guys, this is me Sonal Kalra, a chartered accountant and all India rank holder and also I worked in 3 out of the 4 big fours. आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे? सीए इंटर अकाउंट्स के ब्रांच अकाउंट्स टॉपिक का नवंबर 22 एग्जाम का क्वेश्चन। आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्वेश्चन का पीडीएफ जिसमें आईसीआई का क्वेश्चन और आंसर आपको मिल जाएगा। ऑल्सो हैंड रिटन सोल्यूशन का पीडीएफ, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका हैंड रिटन सोल्यूशन भी आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आपको ब्रांच अकाउंट्स के 100% कॉन्सेप्ट्स और 100% क्वेश्चंस कवर करने हैं तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल पे डाल रखी है, आई लिंक इट बिलो, यू कैन वॉच दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, नवंबर 22 एग्जाम का क्वेश्चन है। इसको एक बार रीड करते हैं। मॉडर्न स्टोर्स ऑफ दिल्ली ऑपरेट्स अ ब्रांच एट नागपुर। ठीक है, हेड ऑफिस बता दिया, ब्रांच बता दिया। आगे देखो, द हेड ऑफिस अफेक्ट्स ऑल परचेजेस, यानी कि हेड ऑफिस सारी परचेजेस करती है एंड द ब्रांच इज चार्ज्ड एट कॉस्ट प्लस 60%। हेड ऑफिस माल खरीदती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ब्रांच को कितने का बेचती है? कॉस्ट प्लस 60%, यानी कि कॉस्ट कितनी है 100, आईपी कितना है 160, लोड कितना हुआ 60, लोड का रेट क्या आ गया 60 ऑन 160, यानी कि 3/8 ऑफ आईपी लोड का रेट आ गया। कहाँ यूज होगा? एडजस्टमेंट अकाउंट में। आगे चलो, ऑल द कैश रिसीव्ड बाय नागपुर ब्रांच इज रेमिटेड टू दिल्ली। ब्रांच कैश सेल्स और कलेक्शन से जो पैसा आता है वो दिल्ली को भेज देती है। ठीक है, द ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट बाय द ब्रांच, यानी कि ब्रांच अपने खर्चे खुद मीट करती है आउट ऑफ एन इम्प्रेस्ड अकाउंट विच इज रीइंबर्स्ड बाय द दिल्ली हेड ऑफिस एवरी मंथ। इम्प्रेस्ड अकाउंट का क्या मतलब होता है? पेटी कैश अकाउंट, यानी कि छोटे खर्चों का अकाउंट है। ब्रांच को जितने खर्चे मीट करने होते हैं वो ब्रांच खुद मीट करती है और दिल्ली हेड ऑफिस जितना भी खर्चा होता है वो उसका रीइंबर्स कर देती है ब्रांच को, यानी कि पैसे भिजवा देती है। The branch maintains a sales ledger and certain essential subsidiary records, but otherwise all branch transactions are recorded at Delhi. ये बस एक कहने का तरीका है कि ब्रांच डिपेंडेंट है, ब्रांच खुद से कोई अकाउंट्स नहीं बनाती, सारे अकाउंट्स दिल्ली बनाती है। ठीक है, इग्नोर करो। The following branch transactions took place, इंपॉर्टेंट क्या है? ईयर एंड की डेट 31 मार्च 2022। आगे चलो, हमें क्या बता रखा है? गुड्स रिसीव फ्रॉम दिल्ली एट सेलिंग प्राइस बता रखा है 1,50,000। सेलिंग प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस, गुड्स सेंड टू ब्रांच की फिगर दे रखी है एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, कैश सेल्स बता रखी है, गुड्स रिटर्न टू दिल्ली एट इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस बता रखा है। सेलिंग प्राइस का मतलब इनवॉइस प्राइस। क्रेडिट सेल्स बता रखी है, नेट ऑफ रिटर्न्स, यानी कि इसमें सेल रिटर्न ऑलरेडी घटा हुआ है। उसके बाद वो बता रहा है ऑथराइज्ड रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको होल्ड पे रखो। आगे चलो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स बता रखे हैं, डेटर्स रिटर्न ऑफ एज इरिकवरेबल बता रखे हैं। इरिकवरेबल का मतलब है कि इनसे पैसा नहीं आने वाला, यानी कि ये है बैड डेट्स। ठीक है, आगे बताओ, कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स बता रखे हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑन 1 अप्रैल द स्टॉक इन ट्रेड एट द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस अमाउंटेड टू 60,000, यानी कि हमें क्या बता रखा है? हमारा ईयर एंड हो रहा था 31 मार्च 2022 को, तो हमें 1 अप्रैल की फिगर बता रखी है, यानी कि ये क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक बता रखा है एट इनवॉइस प्राइस। फिर डेटर्स भी बता रखे हैं, ओपनिंग डेटर्स बता रखे हैं 40,000। ठीक है, फिर हमें बता रहा है अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स सेंड टू द ब्रांच एट on 27th March with a selling price of 1800 was not received until 5th April and has not been accounted। इसको भी येलो मार्क करके रखो। आगे चलो, द क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस बता रखा है, हमें क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है इनवॉइस प्राइस पे 72,900 का। फिर हमें बता रखे हैं एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 बता रखे हैं 18,000। ब्रांच के खर्चे बता रखे हैं 18,000 रुपए के। आपको क्या करना है? आपको बनाना है ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट और पीएनएल अकाउंट एट दिल्ली अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। देखो, मैंने आपको क्या बोला था? अगर वो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड बोले तो 4 अकाउंट्स बनेंगे, अगर वो सिर्फ बोले स्टॉक, पीएनएल और एडजस्टमेंट तो सिर्फ 3 अकाउंट्स बनेंगे। पर इस केस में उसने खुद ही बोल दिया कि मुझे स्टॉक अकाउंट भी चाहिए, मुझे डेटर्स अकाउंट भी चाहिए, मुझे एडजस्टमेंट अकाउंट भी चाहिए और मुझे पीएनएल अकाउंट भी चाहिए, तो चारों बनाएंगे ना? बिल्कुल, चारों बताएंगे। लास्ट लाइन देखो, एनी स्टॉक अनअकाउंटेड फॉर इज टू बी रिगार्डेड एज नॉर्मल वेस्टेज, इसको भी अभी येलो मार्क करके रखो, बाद में देखेंगे। अब जितने भी इजी पॉइंट्स है पहले फटाफट से उनका डिस्कशन कर लेते हैं, फिर डिफिकल्ट पॉइंट्स पे आएंगे। देखो, पहले पैराग्राफ में से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3/8 ऑफ आईपी आपका लोड का रेट है और एक इंप्रेस्ड अकाउंट में से ब्रांच अपने खर्चे पे कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहली आइटम जो है ना टेबल की, गुड्स रिसीव फ्रॉम दिल्ली एट सेलिंग प्राइस, इसको भी येलो कर दो। ये हम कंसाइनमेंट वाला जो नीचे पॉइंट है उसके साथ डील करेंगे। कैश सेल्स की ट्रीटमेंट बताओ। कैश सेल्स की ट्रीटमेंट ब्रांच के लेवल पे क्या होनी चाहिए? कैश डेबिट टू सेल्स। क्या मैं कैश अकाउंट बना रही हूँ? नहीं। सेल्स कहाँ अफेक्ट करेंगे? स्टॉक अकाउंट में। तो आओ क्वेश्चन नंबर 15 आप बनाओ इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न स्टोर स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में क्या करो? कैश सेल्स क्रेडिट साइड पे डाल दो 69,000 की। ठीक है, आगे चले, गुड्स रिटर्न टू दिल्ली एट सेलिंग प्राइस, यानी कि गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस बता रखे एट इनवॉइस प्राइस 3,000 रुपए। तो क्या करो? स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डालो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। आईपी पे ही चाहिए था, आईपी पे ही गिवन था, हमने एज इट इज क्रेडिट कर दिया। जैसे ही आईपी पे क्रेडिट किया तो ट्रेडिंग अकाउंट बचा बैकग्राउंड में। आपको इसका लोड हटाना पड़ेगा डेबिट साइड पे एडजस्टमेंट अकाउंट की। कितना?
टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 3/8 ऑफ 3000। 3/8 कैसे आया? 3/8 ऑफ आईपी लोड का रेट है तो 3/8 ऑफ 3000 आपका लोड आ गया। ठीक है, क्या हमने रिटर्न्स का ट्रीटमेंट कर दिया? हाँ, रिटर्न्स को यहाँ से हटा दो। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स की एंट्री बताओ। डेटर डेबिट टू सेल्स। क्या मैं डेटर्स अकाउंट बना रही हूँ? हाँ, डेटर्स अकाउंट में जाओ, डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्ट कर दो क्रेडिट सेल 63,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपैक्ट बताओ क्रेडिट सेल्स का। नेक्स्ट इंपैक्ट कहाँ होगा? स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्रेडिट सेल 63,000 की आ जाएंगी। ठीक है ना, कैश सेल्स भी होगा, क्रेडिट सेल्स भी हो गया। आगे चलो, ऑथराइज रिडक्शन को छोड़ दो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की एंट्री बताओ। कैश टू डेटर्स, कैश अकाउंट नहीं बना रही, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्ट करो। कितना? 48,000 का कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स पोस्ट करो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 48,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम डेटर्स रिटर्न ऑफ इज इरिकवरेबल मतलब बैड डेट्स। बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स टू डेटर्स। बैड डेट्स कहाँ चार्ज हो जाएंगे? पीएनएल में। क्या मैं पीएनएल अकाउंट बना रही हूँ? हाँ, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्ट करो बैड डेट्स 2000। नेक्स्ट इंपैक्ट बताओ डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बैड डेट्स 2000 रुपए। ठीक है ना, ये सब आपको आता है इसलिए मैं क्विकली डिस्कस कर रही हूँ। आगे चलो, कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। डिस्काउंट टू डेटर्स एंट्री होती है। डिस्काउंट कहाँ चार्ज होगा? पीएनएल में, तो पीएनएल में चार्ज कर दो। पीएनएल के डेबिट साइड पे डिस्काउंट चार्ज कर दो और दूसरा इंपैक्ट डेटर्स के क्रेडिट साइड पे चार्ज कर दो बाय डिस्काउंट अलाउड 1500। आगे चलो, नेक्स्ट आइटम बता रखे ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 60,000। तो स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड पे 60,000 का ओपनिंग स्टॉक पोस्ट कर दो। जैसे ही 60,000 का डेबिट साइड पे पोस्ट करोगे ट्रेडिंग अकाउंट बचेगा, यानी कि आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लोड पोस्ट करना है। कितना? 3/8 ऑफ 60,000। 3/8 ऑफ आईपी लोड का रेट है तो 3/8 ऑफ 60,000 आपका स्टॉक रिजर्व आ गया। आगे चलो, ओपनिंग स्टॉक को भी डील कर दिया। फिर हमें ओपनिंग डेटर्स बता रखे, तो डेटर्स के डेबिट साइड पे पोस्ट करो ओपनिंग डेटर्स कितने? 40,000 रुपए के आप ओपनिंग डेटर्स पोस्ट करो। कर दिए। अब हमने ओपनिंग डेटर्स भी डील कर लिए तो ओपनिंग डेटर्स को भी हटा दो। कंसाइनमेंट वाला पॉइंट होल्ड पे। क्लोजिंग स्टॉक को भी कंसाइनमेंट के साथ डील करेंगे, इसको भी हटा दो यहाँ से, अब येलो कर दो। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आइटम क्या दे रखे है? एक्सपेंसेस बता रखे 18,000। ब्रांच के खर्चे कौन पे करता है? इंप्रेस कैश अकाउंट से ब्रांच खुद पे करती है। एंट्री क्या होगी? ब्रांच के लेवल पे सोचो, एक्सपेंस डेबिट टू इंप्रेस कैश। क्या मैं इंप्रेस कैश अकाउंट बना रही हूँ? नहीं, पर एक्सपेंस कहाँ चार्ज हो जाएंगे? पीएनएल में, तो पीएनएल में भेज दो। एक्सपेंसेस डेबिट कर दो पीएनएल में 18,000 रुपए के। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे सिंपल पॉइंट्स डील हो गए, एक्सपेंस भी डील हो गए। उसके बाद कोई और पॉइंट है नहीं, बाकी सब डिफिकल्ट पॉइंट्स है। अब डिफिकल्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। चलो एक एक करके उठाओ। देखो क्या कह रहा है? गुड्स रिसीव फ्रॉम दिल्ली एट सेलिंग प्राइस बता रखे हैं 1.5 लाख रुपए। उसके बाद हमें बता रखा है अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच ऑन 27th मार्च ऑफ सेलिंग प्राइस 1800 वाज नॉट रिसीव्ड अंटिल 5th अप्रैल एंड हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन स्टॉक। इसका क्या मतलब है? गुड्स इन ट्रांजिट है, आपने 27 अप्रैल को भेजे, वो मिले कब है? 5 अप्रैल को। बीच में आपका ईयर एंड हो गया, यानी कि आपका साल चल रहा था 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपने गुड्स भेजे 27 मार्च को और वो मिले कब है ब्रांच को? 5 अप्रैल को, यानी कि वो ब्रांच के गोडाउन में पहुंचे ही नहीं, वो रास्ते में ही रह गए। ईयर एंड हो गया और वो रास्ते में ही रह गए, वो टेम्पो में ही रह गए। तो ये क्या हो गए? गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट की क्या ट्रीटमेंट होती है? जितने भी गुड्स एचओ ने भिजवाए हैं वो सारे आपको डेबिट करने होते हैं स्टॉक अकाउंट में और गुड्स इन ट्रांजिट क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना होता है। अब इस क्वेश्चन में देखो, गुड्स रिसीव हुए हैं ब्रांच को 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए तो गुड्स रिसीव हुए हैं, प्लस 1800 वो हैं जो गुड्स रिसीव ही नहीं हुए। यानी कि एचओ के यहाँ से कितने गुड्स चले होंगे ट्रक और टेम्पो में बैठ के? ट्रक में लदे हुए थे 1.5 लाख आईपी वाले गुड्स। ये ट्रक तो पहुंच गया ब्रांच के गोडाउन में साल खत्म होने से पहले, पर पीछे पीछे एक छोटा टेम्पो भी आ रहा था जिसमें 1800 आईपी वाले गुड्स लदे हुए थे, पर ये ब्रांच के गोडाउन तक नहीं पहुंच पाया और साल खत्म हो गया। यानी कि ये क्या, ये रास्ते में गुड्स है, यानी कि ये गुड्स इन ट्रांजिट है। क्या हमें गुड्स इन ट्रांजिट का ट्रीटमेंट आता है? बिल्कुल आता है। गुड्स इन ट्रांजिट का क्या ट्रीटमेंट होता है? जितने एचओ के गोडाउन से चले हैं आईपी पे, गुड्स कितने आईपी पे जो एचओ के गोडाउन से चले 1,51,800, 150 प्लस 1800, ये दोनों गुड्स चले एचओ के गोडाउन से, तो इनको डेबिट करो आप स्टॉक अकाउंट में। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डेबिट करो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 151,800 एट आईपी। ये क्या है? 1,50,000 प्लस 1800, जो दोनों तरह के गुड्स चले हुए हैं एचओ के गोडाउन से, सब डेबिट करो आप स्टॉक अकाउंट में। जैसे ही आप स्टॉक अकाउंट में डेबिट करते हो आईपी पे चीजें, ट्रेडिंग अकाउंट में बैकग्राउंड में बचता है तो वो कहता है कि आप इसका लोड क्रेडिट करो। एडजस्टमेंट अकाउंट में जाओ और गुड्स सेंट टू ब्रांच का लोड क्रेडिट करो 3/8 ऑफ 151,800। ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं 151,800 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, तो यार है 56,925 का लोड आ रहा है गुड्स सेंट टू ब्रांच पे। तो ये हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? जब आपने स्टॉक अकाउंट में डेबिट किया जितने एचओ के गोडाउन से गुड्स चले थे, फिर जो गुड्स इन ट्रांजिट होता है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? आपको क्लोजिंग स्टॉक में लिखाना पड़ता है गुड्स इन ट्रांजिट एट आईपी, और 1800 के गुड्स इन ट्रांजिट थे एट आईपी, तो ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक पे दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद वापस आओ, कंसाइनमेंट वाली लाइन पढ़ते हैं। अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच ऑन 27 मार्च, सेलिंग प्राइस 1800, नॉट रिसीव टिल 5th अप्रैल, मतलब कि गुड्स इन ट्रांजिट है 1800 रुपए एट आईपी, एंड हैड नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन स्टॉक, का मतलब है कि ये 1800 रुपए के आईपी क्लोजिंग स्टॉक की फिगर में इंक्लूडेड नहीं है। हम वैसे भी यही मानते हैं कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है आपको क्वेश्चन में, इसमें गुड्स इन ट्रांजिट इंक्लूडेड नहीं होता। हम इसको स्टॉक इन हैंड या स्टॉक एट गोडाउन मानते हैं, तो इसको हम अलग से लेते हैं, फिर उसमें गुड्स इन ट्रांजिट जोड़ते हैं, जिससे आपको फुल क्लोजिंग स्टॉक की फिगर मिलती है। तो ये लाइन हमारे लिए किसी काम की नहीं है।
अब क्लोजिंग स्टॉक की फिगर उठाओ, स्टॉक इन हैंड में पोस्ट करो। तो स्टॉक इन हैंड एट आईपी चाहिए और आईपी पे ही गिवन है 72,900, तो इससे आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल गया टोटल एट आईपी, ठीक है ना। दोनों चीजें एट आईपी पे आ गई, तो 74,700 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया एट आईपी। जैसे ही आईपी पे क्रेडिट किया, ट्रेडिंग अकाउंट बजा पौ, इसका लोड आपको डेबिट करना है, तो स्टॉक रिजर्व बनाओ। कितना 3/8 ऑफ 74,700, तो ये कितना आ रहा है 74,700 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, तो यार 28013 का आपका क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व आ रहा है। तो मैंने ये भी पोस्ट कर दिया। आगे चलो, अब क्या क्या ट्रीट हो गया, क्या हमने गुड्स इन ट्रांजिट को ट्रीट कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीट कर दिया, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली को ट्रीट कर दिया, बिल्कुल। अब एक ये लाइन बची है ऑथराइज रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, और एक लास्ट लाइन बची है एनी स्टॉक अनअकाउंटेड फॉर इज टू बी रिगार्डेड एज नॉर्मल वेस्टेज। इस लाइन का क्या मतलब है कि जब सब कुछ करने के बाद भी आपके स्टॉक अकाउंट में कोई बैलेंसिंग फिगर बचेगी, उसको आपको लेना नॉर्मल लॉस। तो एक बार स्टॉक अकाउंट बंद हो जाए ये वाली आइटम को ट्रीट करके, फिर हम बैलेंसिंग फिगर बना देंगे नॉर्मल लॉस। तो आओ ऑथराइज रिडक्शन को समझते हैं, ये क्या है। रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस को समझने के लिए डैड और बच्चे वाले एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। डैड ने बच्चे के लिए बैग खरीदा था 200 का, बच्ची को बताया ये बैग है 300 रुपए का, ठीक है। बच्ची ने अपनी फ्रेंड को बताया मेरा बैग है 300 का, तो उसकी फ्रेंड कह रही प्लीज तू मुझे ये बैग बेच दे, पर मैं तुझे सिर्फ 250 रुपए ही दे सकती हूँ। तो किड ने अपनी फ्रेंड को वो बैग बेच दिया 250 रुपए में। तो शाम को किड भागती हुई डैड के पास गई और 250 रुपए पकड़ाए डैड के हाथ में, ठीक है। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन से डैड ने कितना कमाया, कॉस्ट थी 200, बच्चे को बताया था कि बैग है 300 रुपए का, और बच्ची ने आगे बेच दिया वो बैग 250 रुपए में, ठीक है। तो यानी कि अगर 200 वाली चीज आज 250 में बिक गई है, तो डैड ने इस पूरी ट्रांजैक्शन से 50 रुपए कमाया। अब यही 50 रुपए हम अलग अलग मेथड से ढूंढेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएनएल मेथड, ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, कॉस्ट पे कॉस्ट पे कॉस्ट पे। कॉस्ट कितनी है मेरी 200, आईपी कितना है मेरा 300, और सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 250 रुपए, ठीक है। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम आईपी को तो बिल्कुल ही नहीं देखते, हम कहते हैं हट जा साइड में, हम सिर्फ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच में डांस करेंगे, ठीक है। तो गुड्स एंड की आपने कॉस्ट लिखी, एक ही बैग है, उसकी कॉस्ट मैंने लिख दी 200, वो बिक गया है 250 का, मेरी सेल्स है 250, तो जीपी बन गया 50 रुपए, सिंपल। अब चलते हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड की तरफ। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या होगा, आप स्टॉक अकाउंट बनाओगे आईपी आईपी आईपी, यानी कि एक ही बैग था, आपने उसका गुड्स एंड डेबिट किया आईपी पे 300 रुपए, सेल्स आपने एक्चुअल क्रेडिट की और 50 रुपए का बच गया बैलेंसिंग फिगर। नाउ व्हाट इज दिस 50 रुपए, क्या ये क्लोजिंग स्टॉक है, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास एक ही बैग था, वो बिक गया है, तो ये नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास आया ही एक बैग है और वो बिक गया है, बात खत्म। तो व्हाट इज दिस 50 रुपए, ये क्यों बच रहा है बैलेंसिंग फिगर। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे उसमें क्या होता था, या तो सेलिंग प्राइस आईपी के बराबर होता था, तो आपका स्टॉक अकाउंट टैली हो जाता था। करके देखें, अगर मैंने ये 300 रुपए में बेचा होता माल, अगर मैंने ये बैग 300 रुपए में बेचा होता, तो मैं गुड्स एंड 300 डेबिट करती, सेल्स 300 क्रेडिट करती, और मेरा स्टॉक अकाउंट टैली हो जाता, ठीक है। फिर हमने एक केस देखा था, और हमने कौन से केसेस देखे थे कि सेलिंग प्राइस आपका आईपी से बड़ा होता था, तो सरप्लस बचता था बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे, ठीक है ना। सरप्लस बचता था बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे। ये भी करके देख लेते हैं कि अगर मैं 350 का बेच दूं ये बैग, तो डेबिट साइड पे 50 रुपए की बैलेंसिंग फिगर बचती थी, जिसको हम बोलते थे सरप्लस। तो ये डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचता था, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस आईपी से बड़ा होता था, ठीक है। अब क्या केस आया है, अब जो केस आया है उसमें आपका सेलिंग प्राइस आईपी से कम है, सेलिंग प्राइस 250 है और आईपी आपका 300 है, तो सेलिंग प्राइस आपका आईपी से कम है, इसीलिए मेरा क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। नाउ व्हाट इज दिस बैलेंसिंग फिगर, आपका सेलिंग प्राइस आईपी से कम क्यों आ रहा है। ये हो सकता है कि एचओ ने ब्रांच को बोला हो कि तुम अपनी दुकान पे सेल लगा दो, ठीक है। क्या हम देखते हैं कि सेल के टाइम पे दुकान पे लिस्ट प्राइस काट के एक डिस्काउंटेड प्राइस लगा होता है, तो ब्रांच ने डिस्काउंट दे दिया, 300 वाली चीज वो 250 की बेच रही है, तो 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यही 50 रुपए मेरा बैलेंसिंग फिगर बच रहा है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो एक बार वापस आते हैं, मैंने कितने का बेचा है, इस केस में मैंने बेचा है 250 रुपए का बैग, ठीक है। 50 रुपए का बैलेंसिंग फिगर मेरा क्रेडिट साइड पे बच रहा था। नाउ क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस आईपी से कम है, इसलिए क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बच रही है, सो इट इज नथिंग बट सरप्लस का उल्टा। सरप्लस के केस में क्या होता था, सेलिंग प्राइस आईपी से बड़ा होता था, अब क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस आईपी से कम है, तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस बाय रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। ये आपने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना, आपने आईपी से कम का माल बेच दिया, तो रिडक्शन हो गया, राइट। तो यानी कि सरप्लस के केस में क्या होता था कि डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचती थी, आपका सेलिंग प्राइस आईपी से बड़ा होता था। अब क्या हो रहा है, आपका सेलिंग प्राइस आईपी से कम है, इसलिए क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बच रही है, जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। दिस इज माय कॉन्सेप्ट, राइट। अब चलते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट पे। सबसे पहले तो आप गुड्स एंड का लोड पोस्ट कर दो, 200 की कॉस्ट है, 300 का आईपी है, तो 100 रुपए का लोड हो गया।
सेल्स पे तो हम कोई लोड पोस्ट करते नहीं है, तो रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस का ट्रीटमेंट बच गया। इसको कैसे ट्रीट करेंगे? इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम गए ट्रेडिंग अकाउंट के पास। ट्रेडिंग अकाउंट रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस का क्या करना है? तो ट्रेडिंग अकाउंट कहता मैं नहीं पहचानता किसी रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस को, मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आता, तो उसने तो पहचानने से इनकार कर दिया। हमने फालतू में क्रेडिट कर रखा है तो पूरा का पूरा डेबिट कर दो, यानी कि एडजस्टमेंट अकाउंट में आप पूरा रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस डेबिट कर दोगे 50 रुपए और आपका जीपी निकल आएगा 50 रुपए। ठीक है, राइट। तो इसका एडजस्टमेंट अकाउंट को अगर हम स्टडी करें तो हुआ क्या, एचओ के मोटे पेट में जाने वाले थे 100 रुपए, 50 रुपए नहीं जा पाए क्योंकि एचओ ने क्या बोला था कि ये लो, एचओ ने 200 का माल खरीदा, ब्रांच को तो कॉस्ट बताता नहीं है, सिर्फ आईपी बताता है, तो ब्रांच को बोला ये ले 300 वाला माल, या तो 300 का बेचना या 300 से ज्यादा का बेचना, पर ब्रांच ने 300 से भी कम का बेच दिया। यानी कि जो एचओ के मोटे पेट में ये 100 रुपए जाने वाले थे, इसमें से 50 रुपए नहीं जा पाए, और जो जो चीजें एचओ के मोटे पेट में नहीं जा पाती वो हम डेबिट करते हैं, और फाइनली जीपी निकला है 50 रुपए। ये सारा हो गया कॉन्सेप्ट लॉजिक। अब याद कैसे रखना है, क्विकली याद रखने का तरीका देखते हैं। रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट सरप्लस का उल्टा। सरप्लस आता था डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस आएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है, सरप्लस का क्या ट्रीटमेंट होता था, पूरा का पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था, तो रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस का क्या ट्रीटमेंट होगा, पूरा का पूरा एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट करो, एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करो, बात खत्म। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। ऑथराइज रिडक्शन कितना था, 1500 रुपए का, तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना होगा, आप स्टॉक अकाउंट पे जाओ, स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप पोस्ट करो बाय रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस कितना, 1500 रुपए। आपको रिडक्शन पोस्ट करना पड़ेगा 1500 का, और एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या होगा, पूरा का पूरा डेबिट हो जाएगा 1500 रुपए टू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस 1500 रुपए। ठीक है ना, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस का ट्रीटमेंट कर दिया। लास्ट लाइन क्या थी कि कोई भी बैलेंसिंग फिगर आएगा स्टॉक अकाउंट में तो उसको क्या ले लेना, नॉर्मल लॉस। तो ठीक है, आप टोटल करना शुरू करते हैं और बैलेंसिंग फिगर देखते हैं आ रही है या नहीं। 151,800 प्लस 60,000, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 211,800, इसमें से क्रेडिट साइड की फिगर्स माइनस करो, 132,000, 1500, 3,000, 74,700, तो ये कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर 600 रुपए आ रहा है क्रेडिट साइड पे। ये क्या होगा, क्वेश्चन में ही बताया था कि ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है ना, एक बार मैं ये 3,000 यहाँ पे लिख लेती हूँ और ये 132,000 भी थोड़ा राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, तो टोटल कितना आ गया 211,800। नॉर्मल लॉस निकला है, बैलेंसिंग फिगर। नॉर्मल लॉस की क्या ट्रीटमेंट होती है, नॉर्मल लॉस ये आईपी पे आया होगा और पूरा का पूरा एट आईपी एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाता है, टू नॉर्मल लॉस, पूरा का पूरा डेबिट हो जाएगा। मैंने नॉर्मल लॉस शॉर्ट में लिख दिया, आपको नहीं लिखना है। 600 रुपीज का नॉर्मल लॉस मैंने एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया एट आईपी, क्योंकि नॉर्मल लॉस पूरा एडजस्टमेंट अकाउंट में क्यों जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो इसका मेंशन ही नहीं होता, तो इसलिए हम पूरा पूरा एट आईपी डेबिट कर देते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल लॉस भी ट्रीट हो गए, सारी चीजें ट्रीट हो गई। एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करो, 56,925 प्लस 22,500 यार है 79425, 79425 में से माइनस करो 28013, 600, 1500 और 1125, तो ये आ गया 48187 मेरा जीपी आ गया। जीपी की फिगर कितनी आ गई, 48187, टोटल है 79425। ठीक है, तो मेरा एडजस्टमेंट अकाउंट भी क्लोज हो गया। उसके बाद जीपी को कहाँ भेज दो, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप भेज दो 48187 का जीपी, तो ये इसका टोटल हम कर लेते हैं 48187, 48187 इसमें से माइनस कर लेते हैं, 48187 माइनस 3500 माइनस 18,000, तो यार 26687 का आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट कितना निकल गया मेरा, 26687, और नेट प्रॉफिट आ गया। आप डेटर्स अकाउंट में देखो, डेटर्स अकाउंट में मुझे 4 फिगर्स चाहिए होते हैं डेटर्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल्स, कलेक्शंस, और फिर अगर चौथी फिगर मिसिंग है तो वो बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। तो इस क्वेश्चन में आपका कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा, ये हमने पहले से निकाल रखा है 51,500। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। फटाफट से मैं सारे अकाउंट्स प्रेजेंट कर देती हूँ। स्टॉक अकाउंट कैसा दिखेगा हमारा, ऐसा स्टॉक अकाउंट बनेगा जिसमें बैलेंसिंग फिगर क्या निकली थी, 600 का नॉर्मल लॉस। ये आप एडजस्टमेंट अकाउंट में पूरा का पूरा नॉर्मल लॉस भेज देते हो, 600 का पूरा नॉर्मल लॉस आप एडजस्टमेंट अकाउंट में भेज देते हो, और उससे क्या निकल के आता है, उससे निकल के आता है जीपी। जीपी कितना आ जाएगा 48187, ये कहाँ चला जाएगा, ये पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। पीएनएल अकाउंट में 48187 पोस्ट करके नेट प्रॉफिट निकलेगा 26687, और डेटर्स अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा, बैलेंस कैरी डाउन 51,500। अब इसके बाद पूरे क्वेश्चन के ट्रिकी पॉइंट्स में साथ डिस्कस करो। गुड्स रिसीव फ्रॉम दिल्ली आपको बता रखे थे 1,50,000 और कंसाइनमेंट ऑफ 1800 मिला नहीं था, तो यानी कि आपको क्या करना था, स्टॉक अकाउंट में डेबिट करना था जितने गुड्स एचओ की तरफ से चले 150,000 प्लस 1800, और 1800 जो गुड्स इन ट्रांजिट है वो आपको क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट दिखाना था। फिर जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन था क्वेश्चन में 72,900, उसको स्टॉक इन हैंड दिखाना था, जिससे आपके पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक आएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक का आपको लोड हटाना था डेबिट साइड पे, और गुड्स एंड टू ब्रांच का लोड हटाना था क्रेडिट साइड पे। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एनी स्टॉक अनअकाउंटेड फॉर, यानी कि स्टॉक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर को क्या लेना है, नॉर्मल लॉस। और एक और पॉइंट क्या था, ऑथराइज रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस किया है। ऑथराइज रिडक्शन मतलब एचओ ने बोला कि अपना प्राइस थोड़ा कम कर दो जिससे हमारी सेल बढ़ जाए, कोई भी हो सकता है रीजन, सेल लगाइए, डिस्काउंट दिए, कुछ भी है।
तो आपने रिडक्शन किया सेलिंग प्राइस पे, तो वो स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट होता है और पूरा का पूरा एज इट इज डेबिट हो जाता है एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये एचओ के मोटे पेट में नहीं जा पाता है प्रॉफिट, इसलिए हम डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन के सारे ट्रिकी पॉइंट्स खत्म होते हैं।